नमस्कार। 16वीं सदी में जापान के राजा ने हॉलैंड की एक कंपनी को अपने देश में व्यापार की अनुमति दी, उसे लाइसेंस दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जिस नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया, उसी नागासाकी में उस डच कंपनी को मिलते मुनाफे से उत्साहित अन्य डच कंपनियां भी वहां आ गईं। फिर धीरे धीरे उनकी मदद से स्पेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेज और अंत में अमेरिकी भी वहां प्रवेश कर गए। जो जापान 16वीं सदी तक स्वदेशी और स्वावलंबी था, 1858 आते आते इन देशों की आर्थिक गुलामी में जकड़ गया। इन देशों ने इलाके बांट लिए और जापान के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग देशों ने कब्जा कर लिया। जापान हमारे अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूहों, छोटे छोटे टापुओं में बसा हुआ देश है। हमारे जैसी शस्य श्यामला मैदानी भूमि वहाँ नहीं है। तो ऐसे जापान में हर वस्तु इन देशों की बिकने लगी। 16वीं सदी तक जापान के अपने जो छोटे छोटे उद्योग थे, वे सब 18वीं सदी आते आते समाप्त हो गए। विदेशी वस्तुओं का बोलबाला पूरे जापान में हो गया। तब जापान में क्रांति हुई। 1858 में मेजी नामक एक व्यक्ति का उदय हुआ, जिसने लोगों को बताना शुरू किया कि जापान की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इन विदेशियों के जापान में आने से हुई है। धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आने लगी और लोग संगठित होने लगे। मेजी के आह्वान पर लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया। लोगों को जैसे ही समझ में आया कि हमारे कारण ही विदेशियों को आर्थिक मदद मिल रही है और इसलिए ये जापान में टिके हुए हैं, इनके बनाए सामान का बहिष्कार होगा तो ये स्वतः चले जाएंगे। बस फिर क्या था, जापान में शुरू हो गया स्वदेशी का जबरदस्त आंदोलन। जैसे ही इस अभियान ने जोर पकड़ा, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि देशों में खलबली मच गई और फिर इन सब देशों ने मिलकर जापान को डराना धमकाना शुरू किया। आप गौर कीजिए जापान की उस बदनसीबी पर। उनके देश में प्राकृतिक संसाधन के नाम पर अगर कुछ था तो केवल कोयला और उत्पादन केवल सिल्क का होता था, ना तो कोई रॉ मटेरियल और ना ही पूंजी। शासन भी विदेशियों का तो कानून और न्याय भी नहीं। उनके पास केवल एक ही वस्तु थी जो शायद दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु है, और उसका नाम है आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास ने उन्हें न केवल गुलामी से मुक्ति दिलाई, बल्कि समृद्धि और संपन्नता भी दी। जिस देश के पास कुछ ना हो, ना तो प्राकृतिक संसाधन, ना पूंजी, ना सत्ता, वह भी आत्मविश्वास के सहारे क्या कुछ कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है जापान। जापान में जब मित्सुबिशी कंपनी बनी, तब उसके सामने गंभीर आर्थिक संकट आया, लेकिन इसके कर्मचारियों ने संकल्प लिया, हम किसी से भीख मांगेंगे नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाएंगे नहीं, किसी से कर्ज भी नहीं लेंगे। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, पूंजी श्रम से पैदा होती है, अतः हम उतनी ही पगार में दूने समय काम करेंगे। 6 घंटे का वेतन लेंगे, 12 घंटे काम करेंगे। यह एक कंपनी की बात नहीं है, पूरे जापान में यही हुआ। यह जापानी राष्ट्रभक्ति का चरम था। ध्यान दीजिए, यह काम जापान के मजदूरों से किसी ने जबरदस्ती नहीं कराया। अपनी स्वप्रेरणा और भावना से उन्होंने यह किया। यह भी सोचिए कि जापान का वह नेता कितना तेजस्वी और चमत्कारी रहा होगा, जिसने पूरे देश में यह स्फूर्ति जगाई। आज अगर जापान दुनिया में सबसे ज़्यादा तरल पूंजी वाला देश है, तो उसके पीछे जापान के मजदूरों की उत्कट देशभक्ति ही मुख्य कारण है। आज अमेरिका की भी कई बैंक और बड़ी बड़ी फाइनेंसिंग कंपनियां एक प्रकार से जापान की मुट्ठी में हैं। दूसरे शब्दों में, अमेरिका की आर्थिक रीढ़ है जापान। जापानी गर्व से अपनी भाषा में ही काम करते हैं। जापानी बच्चे जापानी भाषा में ही शिक्षा पाते हैं। जापानी केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने 1 इंच भी नहीं छोड़ा है। उनकी संस्कृति में सबसे पवित्र माना जाता है जमीन पर बैठना, जमीन पर सोना, जमीन पर बैठकर लकड़ी के बर्तनों में खाना,
आप जापान के किसी भी बड़े से बड़े घर में चले जाइए, वह करोड़पति का घर हो या रोडपति का, आपको इसी परंपरा का पालन होते दिखाई देगा। उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, पहनावा, अपने बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ा। सबसे बढ़कर उन्होंने अपना स्वदेशी भाव और राष्ट्र प्रेम नहीं छोड़ा। यह उनके खून में है, रग रग में बसा हुआ है। जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जापान के बच्चों को बचपन से ही इसकी शिक्षा दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि जापानी होने का मतलब क्या है, जापानी भाषा का महत्व क्या है, जापानी संस्कृति का महत्व क्या है। बच्चे ये सब वहाँ पहली ही कक्षा में सीखते हैं। स्वाभाविक ही बड़े होने पर वे पूरे देशभक्त जापानी बन चुके होते हैं, इसलिए वहाँ देशद्रोही और गद्दार नहीं होते। अगर वहाँ किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप गलत भी लग जाए तो वह समाज के सम्मुख अपनी सफाई देने के स्थान पर आत्महत्या करके मर जाना बेहतर समझता है। उसका सोच यह होता है कि बदनामी से मृत्यु बेहतर। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, जापान के कितने मंत्री, प्रधानमंत्री आत्महत्या कर मरे और बाद में उन्हें जांच में निर्दोष पाया गया। ऐसा जापान बना स्वदेशी के आंदोलन के गर्भ में से निकलकर। नमस्कार।